अध्याय 81। आओ पूरी ताकत से लड़ें। लियांग फैक्सू ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि ली लेन और रेन शियाओ के साथ लड़ाई के दौरान उसकी ताकत बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। डिंग हाओ की तुलना में लियांग फैक्सू को ठीक होने में ज्यादा समय लगा। हालांकि ली मुयुन के साथ लड़ाई के दौरान डिंग हाओ की ताकत भी लगभग उतनी ही कम हो गई थी। वांग जियाओकी और झांग फैन डिंग हाओ की दोनों तरफ से बाहों की मालिश कर रहे थे। डिंग हाओ अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा को ताज़ा कर रहा था। आमतौर पर ली मुयुन के साथ लड़ाई के बाद डिंग हाओ को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं जब उसने लियांग फेक्स्यू के शरीर में छिपी अजीब शक्ति के बारे में सोचा तो डिंग हाओ को अच्छा नहीं लगा। उसे अभी भी ली मुयुन द्वारा युद्ध के दौरान कहे गए शब्द याद थे कि नामात्र के शिष्यों में एक व्यक्ति है जो उसे हरा सकता है। डिंग हाओ को संदेह था कि लियांग फेक्सू ही वह व्यक्ति होगा। लियांग फैक्स्यू 5 अकादमियों में प्रसिद्ध रहस्यमय किशोर था। चूंकि वह इतनी दूर चला गया था, डिंग हाओ निश्चित रूप से आगे जाना चाहता था और चैंपियन बनना चाहता था, और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के तलवारबाजी हॉल पुस्तकालय में से एक जादू कौशल चुनने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त करना चाहता था। जल्द ही 30 मिनट बीत गए। रेफरी की आवाज विश्राम क्षेत्र में गूंजी। अंततः फाइनल आ गया। बहाल किया गया नंबर 1 एरिना सुंदर था और डूबते सूरज में चमक रहा था। यह एक स्मारक, एक सिंहासन की तरह था, जो अद्वितीय गौरव का आनंद लेने के लिए अंतिम विजेता की प्रतीक्षा कर रहा था। जब भीड़ चीख रही थी, शोर मचा रही थी और उन्हें देख रही थी, डिंग हाओ और लियांग फैक्स्यू मैदान में चले गए। चूंकि डिंग हाओ को नामात्र के शिष्यों के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल थी, इसलिए उनके समर्थक स्पष्ट रूप से गति में अधिक प्रभावशाली थे। अधिकांश लोग उनका नाम पुकार रहे थे। वास्तव में, जब डिंग हाओ ने ली मुयुन को हरा दिया, तो अधिक से अधिक लोग उसका समर्थन करने लगे। बस, युद्ध की घंटी बजी। तीखी चीखों से लोग प्रसन्न हो गए। दोनों प्रतिभाशाली किशोर 10 मीटर की दूरी पर रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। चलो पूरी ताकत से लड़ते हैं, डिंग हाओ। लियांग फेइजू की बादाम के आकार की आंखों में एक उग्र लड़ाई की इच्छा थी। सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी पराजित नहीं होगी। माननीय 7 गठबंधन का अपना गौरव है। आज मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी रहस्यमय शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। वरिष्ठ भाई ली लैन को चोट पहुंचाने वाली शक्ति। डिंग हाओ ने अपने दाहिने हाथ से अपनी जंग लगी तलवार खींची और मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपना गौरव है और मुझे अपना विश्वास है। ग्रीन शर्ट की पूर्वी अकादमी निश्चित रूप से आपकी अकादमी से बदतर नहीं है। और वरिष्ठ भाई ली लैन को हराना आपकी किस्मत है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किस्मत से कौन जीता है। लियांग फेक्सू की आंखें लाल हो रही थीं। हर बार जब वह उस शक्ति का इस्तेमाल करता, तो उसकी याददाश्त और सोचने की क्षमता गायब हो जाती, और उसके मन में हत्या की प्रबल इच्छा उमड़ पड़ती। अंतिम चेतना में, लियांग फैक्स्यू ने अंगूठी के नीचे अपने भाइयों की ओर देखा। वे भी उसे ध्यान से देख रहे थे और ली मुयुन शांत दिख रहा था, लेकिन वह अपनी चिंता को छिपा नहीं सका। केवल लियांग फेक्स्यू ही स्पष्ट रूप से जानता था कि ली मुयुन ने पिछला सेमीफाइनल क्यों छोड़ दिया था और 5 अकादमियों के बीच प्रतियोगिता में प्रथम व्यक्ति होने का गौरव क्यों छोड़ दिया था। क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि लियांग फेक्स्यू अंतिम गेम जीतेगा। इसके अलावा, क्योंकि वह अपने सबसे करीबी भाई के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। माननीय गठबंधन के 7 लोग रक्त भाइयों की तरह थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंततः कौन खेल जीतता है, वे एक साथ गौरव का आनंद लेंगे। अपने भाइयों के लिए मैं रहस्यमय शक्ति का उपयोग करूंगा। डिंग हाओ, असफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। लियांग फैक्सू आसमान में दहाड़ रहा था और उसका पूरा शरीर लाल और पीली लपटों से जल रहा था। लाल लपटें आखिरकार उसकी आंखों में पूरी तरह भर गईं। लपटें प्रकाश की एक अंगूठी में बदल गईं, जो लगातार उसके शरीर से निकल रही थी, जो बेहद भयानक लग रही थी। अगले ही पल, वह एक पागल जानवर की तरह डिंग हाओ की ओर दौड़ा। ये है। ली लैन ने अचानक गौर से देखा। लियांग फैक्सू एक बेहद अजीब स्थिति में था। वह बिल्कुल एक पागल जानवर की तरह था और वह जो सांस छोड़ रहा था वह बिल्कुल एक महान रक्त योद्धा की तरह थी जिसने अपने रक्त संविधान को जगाया था। लेकिन एक रक्त योद्धा इस अवस्था में पागल नहीं हो सकता और नियंत्रण नहीं खो सकता। क्या हो रहा था? तीसरे चरण के शिखर की शक्ति से परे,
वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों ने हमें एक रक्त संबंधी लड़के पर ध्यान देने के लिए कहा, क्या वह वही है? लेकिन उसकी हालत खराब है। यिन यफेई ने हैरान नजर से लू क्वी को देखा। लुर्गी ने अपना सिर हिलाया। इस वर्ष के नामात्र शिष्यों में कई ऐसे शिष्य थे जिनकी पृष्ठभूमि रहस्यमय थी। ऐसा कहा जाता था कि संप्रदाय में उनका बहुत सम्मान था और उनकी विस्तृत जानकारी भी संप्रदाय का रहस्य बन गई थी। वह और यिन यफेई तीसरी पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट शिष्य थे, लेकिन वे अभी भी यह जानने के योग्य नहीं थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि लिंग यीशुआन जो जानता था वह उनसे ज्यादा कुछ नहीं था, भले ही वह मुख्य शिष्य था। मंच पर बैठे अन्य बड़े लोग तो और भी अधिक हैरान हो गए। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में बहुत से उत्कृष्ट शिष्य थे। दो नामात्र शिष्यों के बीच फाइनल की तीव्रता उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर ये छोटे लोग बड़े हो गए, तो शायद तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय 7 स्तरीय संप्रदाय बन जाएगा, और स्नो प्रांत के पहले संप्रदाय ट्रैंक्विलिटी अकादमी जितना मजबूत होगा। चलो चलो पूरी ताकत से लड़ें। भयभीत होने के बजाय डिंग हाओ की लड़ने की इच्छा प्रज्वलित हो गई। वह एक प्राचीन जंगली जानवर की तरह था, जो हिंसक रूप से आगे बढ़ रहा था। हर बार जब वह जमीन पर कदम रखता था, तो लोगों को लगता था कि मंच नीचे गिर रहा है। आइसिंग क्यूई ने उसे घेर लिया। वह लियांग फैक्सू की ओर बढ़ा, जो एक और जानवर था। इस समय तक भीड़ को वह शक्तिशाली शारीरिक शक्ति याद नहीं थी जो डिंग हाओ ने बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के व्यक्ति डोंगी के साथ लड़ाई में दिखाई थी। इस समय तक लोगों को यह एहसास नहीं हुआ था कि डिंग हाओ न केवल अद्भुत तलवारबाजी वाला एक पतला लड़का था, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी बेहद शक्तिशाली थी। धमाका, बूम बूम बूम, अखाड़े से लगातार आश्चर्यजनक आवाजें आ रही थीं। रहस्यमयी लाल शक्ति से आच्छादित लियांग फैक्सू के हाथ स्टील की तरह कठोर थे, हवा में लहराते हुए डिंग हाओ की तलवार को सटीक रूप से रोक रहे थे। दो मजबूत ताकतों के बीच टकराव और सबसे आदिम अंग प्रभाव के साथ, ये लड़ाई तुरंत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। स्विश, हवा में खून था। जैसे ही कपड़ों के टूटने की आवाज आई, डिंग हाओ की बाईं छाती पर 3 लाल खून के धब्बे थे। अपनी मजबूत मांसपेशियों और उड़ते हुए गाउन के साथ, वह खून से लथपथ तितली की तरह लग रहा था। श्रोताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। वो घायल हुआ। शुरुआत में उसे चोट लगी थी। लियांग फेक्सू के शरीर में क्या ताकत थी? वह इतना मजबूत क्यों था? अगला अध्याय 82 डिंग हाओ की जिद से हैरान। लोग डिंग हाओ के बारे में चिंता करने लगे। उसका खून बह रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह आगे बढ़ा और मुड़ा, जल्दी से अपनी जंग लगी तलवार लहराई। उसने बिजली का पीछा करने वाली केंद्रीय तलवारबाजी का चरम पर इस्तेमाल किया था। उसने 1 सेकंड में अपनी तलवार 6 बार लहराई। तलवार की छाया एक बिजली की रोशनी की तरह थी, अंततः पागल फेई फैक्स्यू की बांह पर एक हल्का खून का दाग छोड़ गई। उसी समय डिंग हाओ की ऊपरी भुजा उसके प्रतिद्वंद्वी के पंजे से चोटिल हो गई और खून बहने लगा। चोट के बदले चोट। डिंग हाओ को पहले ही 2 चोटें लग चुकी थीं, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वह खुशी से हंस रहा था। उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे तलवारबाजी का प्रयोग नहीं किया। वह इस अजेय चाल पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहता था। एक ही संप्रदाय के शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा मौत की लड़ाई नहीं थी, इसलिए डिंग हाओ को भयंकर युद्धों के दौरान अपने स्वयं के वास्तविक युद्ध के अनुभव को इकट्ठा करने और अपनी कमजोरी में सुधार करने की आवश्यकता थी। रहस्यमय शक्ति की मदद से लियांग फैक्सू की ताकत 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो नामात्र शिष्यों के औसत स्तर से कई गुना अधिक मजबूत थी। ये भी डिंग हाओ से बहुत अधिक था। हालांकि इस रहस्यमयी शक्ति ने उसके दिमाग और निर्णय को भी विचलित कर दिया था। उसने अपनी युद्ध प्रवृत्ति के कारण ही डिंग हाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फुटपाथ, 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 संघर्ष, 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 बूम बूम बूम, जंग लगी तलवार की आवाज, पंजों और ब्लेड के टकराने की आवाज, और मांस पर मुट्ठियों के घूंसे की आवाज। सभी प्रकार की डरावनी आवाजें लगातार रिंग के केंद्र से निकल रही थीं, बिल्कुल एक भव्य सिम्फनी की तरह। तेज सिम्फनी के साथ खून बिखर रहा था। डिंग हाओ को उसके प्रतिद्वंद्वी ने लगातार मारा। उसके शरीर पर चोटें थीं। यहां तक कि उसे पलटकर भी मारा गया। लेकिन हर बार वह तुरंत वापस आता और अपनी जंग लगी तलवार और अपनी भयंकर आइसिंग क्यूई से लियांग फेक्सू के शरीर पर कुछ घाव कर देता।
पागल, घिनौना संघर्ष, पूरी तरह से पागल, अंतहीन बुरा संघर्ष। उसकी ताकत जाहिर तौर पर उसके प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन डिंग हाओ पागल लग रहा था। उसके शरीर पर घाव बढ़ रहे थे, लेकिन डिंग हाओ ने अपनी आइसिंग क्यूई से उन्हें जमा दिया। वह कभी न थकने वाले योद्धा की तरह था, बार बार अपने हमले शुरू करता रहा। बहुत समय पहले तक आसपास कोई उत्साहवर्धक आवाज नहीं थी। हर कोई रिंग में हो रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देख रहा था। 5 अकादमियों की प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक, हर खेल में जिसमें उसने भाग लिया, लोग हमेशा डिंग हाओ द्वारा दिखाई गई किसी न किसी चीज से प्रभावित होते थे। और इस खेल में, डिंग हाओ ने जो दिखाया वह था लड़ने और हार न मानने की भावना। छलकता हुआ खून जलती हुई लपटों जैसा था। लड़ाई की इतनी अधिक तीव्रता के तहत, यहाँ तक कि लियांग झिक्स्यू, जो पूरी तरह से रहस्यमय बल के अधीन था और अपना दिमाग खो चुका था, धीरे धीरे थका हुआ महसूस करने लगा, और जैसे जैसे लड़ाई ने उसे थका देना शुरू किया, उसने भारी सांस लेना शुरू कर दिया। टकराना। डिंग हाओ के सीने के सामने वाले हिस्से पर पंजा लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि जैसे ही उसे उड़ाया गया, उसने अपनी जंग लगी तलवार का इस्तेमाल करके लियांग फैक्स्यू की एक उंगली लगभग काट डालने के लिए किया। लड़ाई रुक गई। लियांग फैक्स्यू की आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था। वह अपनी शारीरिक शक्ति की खपत महसूस कर सकता था। यह एक अजीब स्थिति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था जब वह इस अवस्था में था। लियांग फैक्सू के शरीर पर 20 से ज्यादा घाव थे, लेकिन खून नहीं निकला क्योंकि उसने अपनी मांसपेशियों को लोहे की तरह कस लिया था ताकि अपनी रक्तवाहिकाओं को बंद कर सके। उसके शरीर से खून नहीं निकला था। डिंग हाओ का शरीर दुबला पतला था। वह भाले की तरह खड़ा था। हालांकि उसकी स्थिति और भी खराब थी। उसकी हरी शर्ट पूरी तरह से टूट चुकी थी और घाव और खून उसके पूरे शरीर पर फैल चुका था, लेकिन उसने अपने घावों को आइसिंग क्यूई से सील कर दिया था, ताकि ज्यादा खून न खो जाए या लड़ने की ताकत न खो जाए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने चांदी और लाल रंग का कवच पहना हुआ है। इस समय दर्शकों ने स्पष्ट रूप से देखा कि डिंग हाओ के शरीर पर बहुत सारे घाव थे, और वे मदद नहीं कर सके लेकिन विस्मय व्यक्त किया। हे भगवान, मुझे डर है कि वहां 100 से ज्यादा घाव हैं। उसकी दाहिनी कमर पर घाव ने उसके अंगों को लगभग फाड़ दिया है। ये बहुत भयानक है। क्या तुम्हें अब भी लड़ना होगा? अगर तुम इस तरह लड़ोगे तो मर जाओगे। रेफरी खेल क्यों नहीं रोकता? ये बहुत खूनी, बहुत बर्बर है। यह एक प्रतियोगिता है, कुश्ती नहीं। वरिष्ठ भाई डिंग हाओ ने तलवारबाजी का उपयोग क्यों नहीं किया? लियांग फेक्स्यू उस तलवारबाजी को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, और उसे इतनी गंभीर चोट नहीं झेलनी पड़ेगी। डिंग हाओ की प्रशंसा करने वाली कुछ महिला शिष्यों की आंखों में आंसू थे। वे अपने प्रेमी की दयनीय स्थिति को देख नहीं पा रही थी, और उनमें से कुछ ने डिंग हाओ का नाम चिल्लाते हुए उसे हार मानने के लिए राजी किया। मैं लड़ने आया हूं, प्रदर्शन करने नहीं। लड़ाई में खून कैसे नहीं होता? न बारिश, न इंद्रधनुष। गुरु बनने के लिए मुझे खून और आग के बपतिस्मा का अनुभव करना होगा। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्यों को चोट से नहीं डरना चाहिए। उनके शब्द प्रभावशाली और ऊंचे थे, जो मंच के नीचे बैठे शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। जब उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे तलवारबाजी का प्रदर्शन न करने का निर्णय लिया, तो उन्हें पहले से ही यह अनुमान था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं था। भले ही उसे मैदान से बाहर मारा गया हो, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे अपनी ताकत से जीतना निश्चित था। ली मुयुन के गर्व ने डिंग हाओ के गर्व को भी जगा दिया। डिंग हाओ के काले बाल उड़ गए, और उसने हंसते हुए अपने शरीर से चिपकी हुई टूटी हुई हरी शर्ट को फाड़ दिया और वह नंगा हो गया। डूबते सूरज की आखिरी किरण में चिकनी, सुव्यवस्थित मांसपेशियां इसकी मूर्तिकला की खूबसूरती को उजागर करती हैं और लोगों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, खून के धब्बों वाले निशान इसके चौंकाने वाले स्तर को और बढ़ा देते हैं। पुरुष शिष्य डिंग हाओ को घूर रहे थे। जिस समय डिंग हाओ ने बात की और अपने कपड़े फाड़े, उसी समय कुछ चीज उनकी छाती पर टकराए और उनके खून में आग लग गई। ये सही था। हम यहाँ मास्टर बनने आए थे। हम यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आए थे। एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए किसी को रक्त और आग के बपतिस्मा का अनुभव करना होगा। बिना बारिश के आपने इंद्रधनुष कैसे देखा?
पूर्वजों में प्रवेश करने से पहले और बाद में, और यहाँ तक कि इन कुछ दिनों में, उन्होंने इन शब्दों को अनगिनत बार सुना था, और यहाँ तक कि उन्होंने कई बार चुपचाप खुद से कहा था। लेकिन इस समय, जब डिंग हाओ को सुना, जिसके पूरे शरीर पर निशान थे, ये शब्द कहते हैं, वे पूरी तरह से चौंक गए और खुद को फिर से जांचना शुरू कर दिया। इन नामात्र के शिष्यों को, जो अपने अपने परिवारों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थे, कभी भी ऐसी क्रूर लड़ाई का अनुभव नहीं हुआ था और उन्हें यह एहसास नहीं था कि तलवारबाजी प्राप्ति संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद और भी क्रूर उन्मूलन और चयन तंत्र था। आज की लड़ाई ने उन्हें सिखाया। भीड़ में, ली लैन ने सुस्त नजर से दुबले पतले खूनी आदमी को देखा। उसे युद्ध की शुरुआत में डिंग हाओ द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए, तुम्हें अपना अभिमान है, लेकिन मुझे अपना विश्वास है। वरिष्ठ भाई ली लैन को हराना तुम्हारा सौभाग्य था। उसकी आंखों में एक ऐसा रंग चमक उठा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अगला अध्याय। अध्याय 83। आओ फिर से लड़ें। इस समय ली कैनयांग, शियाओ चेंग क्सुआन फोंग तियानई, लिनशिन, रेन शियाओ और डिंग हाओ से पराजित लोगों के मन में एक विचार आया, मैं डिंग हाओ जितना अच्छा नहीं था। छोटी सी मिर्चली येरू वहां ऐसे खड़ी थी मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके दिमाग में वह दृश्य उभर आया जिसमें कमीने डिंग हाओ ने उस पर चिल्लाया था। उसे यह स्वीकार करने में नफरत थी, लेकिन उस कमीने डिंग हाओ की तुलना में, वे प्रतिभाशाली किशोर जो उसके साथ पक्षपात करते थे और तथाकथित सज्जन तरीके से व्यवहार करते थे, वास्तव में कमजोर थे। माननीय सात गठबंधन के भाइयों को अचानक थोड़ा चिंता हुई कि लियांग फेक्सू मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन ली मुयुन की आंखों में एक अलग रंग था। दूर, एकमात्र सुंदर लड़की, जो केवल डिंग हाओ के लड़ते समय दिखाई देती थी, अपनी सुंदर आंखों से डिंग हाओ के नग्न ऊपरी शरीर को धीरे से देखती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वह डिंग हाओ की मदद करने के लिए बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। डिंग हाओ ने अपनी सारी टूटी हुई खूनी हरी शर्टें अपनी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसके शरीर पर लगे घाव लगातार उसकी शारीरिक शक्ति को बिजली की गति से खत्म कर रहे थे। सौभाग्य से, कृपाण और तलवार का संत एक शक्तिशाली रक्तवंश संविधान था। हालांकि यह पूरी तरह से खोजा नहीं गया था, शारीरिक शक्ति के मामले में डिंग हाओ का शरीर पहले से ही 3 छिद्रित मार्शल शिष्य के बराबर था। इसके अलावा, वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि उसकी शारीरिक रिकवरी बहुत तेजी से हुई थी। इस समय कुछ छोटे घाव ठीक हो गए थे। ये लड़ाई निस्संदेह डिंग हाओ के लिए अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। समय यात्रा के बाद ये पहली बार था कि वह इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके लिए संघर्ष करना भी बहुत कठिन था। ली मुयुन के साथ हुए भीषण युद्ध की तुलना में ये युद्ध बहुत क्रूर था। हालांकि क्रूरता के कारण डिंग हाओ को बहुत लाभ हुआ था। चाहे उसकी तलवारबाजी की प्रतिभा कैसी भी रही हो, अनगिनत लड़ाइयों से एक असली बेजोड़ तलवारबाज का जन्म हुआ था। वेरिएंट लियांग फेक्सू के साथ लड़ाई के माध्यम से डिंग हाओ की तलवार, लड़ाई और युद्ध अंतर्ज्ञान की समझ तेजी से बढ़ी थी। इसके अलावा, आइसिंग क्यूई के बारे में उनकी समझ और समझ भी तेजी से गहरी हो रही थी। चलो फिर से लड़ें। डिंग हाओ ने अपनी क्यूई को सक्रिय किया। रात की हवा में नाचते हुए अपने काले बालों के साथ, वह पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वह वीर और अद्वितीय लग रहा था। लियांग फेक्सू को खतरा महसूस हुआ और वह सहज रूप से दहाड़ने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसकी आंखों में एक तेज लाल लौ जल रही थी। वह पहले से भी अधिक क्रूर युद्ध था। खून बहने लगा और दहाड़ें सुनाई देने लगी। तलवार की चमक एक लंबी, चमकदार रोशनी की तरह थी, जो सीटी बजाती हुई अंतरिक्ष को चीरती हुई फैल रही थी। पंजे युद्ध के हथौड़ों जैसे थे। वे लगातार डिंग हाओ पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। आइसिंग क्यूई अब खून को जमा नहीं सकता था। डिंग हाओ की बाह, कलाई, हाथ और जंग लगी तलवार पर लगे घावों से खून बह रहा था। धीरे धीरे तलवार पर लगे जंग के बीच के अंतराल में उसका खून भर गया। अब तलवार जो मूल रूप से आग की छड़ी की तरह थी, वह और अधिक लाल हो गई। जंग लगी तलवार खून से भरी हुई थी। लंबी तलवार के नृत्य के साथ रक्त आकाश में बिखर गया। डिंग हाओ पागल लड़ाई में डूबा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह, जो अपने पिछले जन्म में एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था, इस समय इतनी पागलपन से क्यों लड़ रहा था। उसकी पिछली आत्मा उसके वर्तमान शरीर में विलीन हो गई थी। उसके अंदर की लड़ाई की इच्छा और रोमांच की भावनाएं उत्तेजित हो गई थीं।
वह लड़ाई में इतना मग्न था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी जंग लगी तलवार पर लगे खून के कारण उसकी तलवार विकसित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हजारों वर्षों से मौजूद जंग के टुकड़े खून से पिघल गए हों और तलवार के शरीर से नीचे गिरकर हवा में उड़ गए हों। रिंग के आसपास के लोगों ने भी इस अजीब दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। उन सभी ने सोचा कि यह डिंग हाओ का खून था। लड़ाई अभी भी पागलपन की हद तक जारी थी। डिंग हाओ ने उसकी क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। उग्र बर्फ और हिम क्यूई ने मैदान को जमा दिया था, और इसकी सतह पर 1 सेंटीमीटर मोटी चिकनी बर्फ थी। ऐसा लग रहा था कि काटने वाली बर्फीली हवा सब कुछ जमा देगी। इस समय अलौकिक ईश्वरीय क्यूई ने अंततः अलौकिक ईश्वरीय होने की परिभाषा के अनुरूप होने की शक्ति दिखाई। धीरे धीरे लियांग फेक्स्यू की ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं रही और उसकी गति उतनी तेज नहीं रही, हालांकि अभी भी उस पर रहस्यमय शक्ति का प्रभुत्व था। बर्फ से ढकी जमीन पर तेज गति से चलना उसके लिए मुश्किल था। वह कई बार लगभग फिसल गया, और बढ़ते घावों के जरिए कड़कड़ाती ठंड उसके शरीर में घुसने लगी और उसकी शारीरिक क्रियाशीलता धीमी हो गई। उसकी पागल आंखें और अधिक संदिग्ध होती गईं। यह उसकी अंतरात्मा की शंका थी। वह सोच रहा था कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जिसकी ताकत मुझसे कहीं कम है, वह आसानी से क्यों नहीं जीत सकता और यहां तक कि हार भी सकता है। इस समय लड़ाई देख रहे लोग भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस समय लियांग फैक्सू, जिसने हमेशा ऊपरी हाथ हासिल किया था, अचानक लड़खड़ा गया। डिंग हाओ अवसर कैसे चूक सकता था? बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत लियांग फैक्सू की ओर बढ़ा, अपनी जंग लगी तलवार लहराई, और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबाने की पहल की। खड़खड़ाहट, 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 फटने की एक श्रृंखला सी सुनाई दी। फिर अचानक से विशाल शरीर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। बर्फ और बर्फ की बौछारें गिरने लगी। अगर उसने जल्दी से अपना पंजा जमीन में नहीं घुसाया होता, तो वह प्लेटफॉर्म से नीचे फिसल जाता। लियांग फिक्स्यू हार रही है। यह आइसिंग क्यूई है। डिंग हाओ की जिद को पुरस्कृत किया गया है। क्या यह उत्परिवर्तित बर्फ और बर्फ क्यूई की भयानक शक्ति है? यह प्रतिद्वंद्वी के शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया की गति को कम कर सकता है। लियांग फेक्स्यू की रहस्यमय शक्ति वरिष्ठ भाई डिंग की उत्परिवर्तित क्यूई का विरोध नहीं कर सकती। कुछ नामात्र के शिष्यों को कारण समझ में आ गया और वे उत्साह से चिल्लाने लगे। किसी तरह अब तक ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि डिंग हाओ खेल जीत सकता है। 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के शिखर पर डिंग हाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ, जो 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में था, इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। ऐसा अडिग युवा 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का चैंपियन बनने का हकदार था। वह निश्चित रूप से इसके हकदार थे। केंद्रीय श्वेत शर्ट अकादमी के अधिकांश शिष्य चुप थे। केवल माननीय गठबंधन के साथ भाई चिंतित थे। हालांकि वे भी डिंग हाओ की प्रशंसा करते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनका दूसरा भाई दलित बने। मंच पर लियांग फेक्स्यू, जो कि उन्मादी अवस्था में था, गुस्से से दहाड़ने लगा। इस गरजती आवाज में ऐसा दर्द था जिसे दबाना मुश्किल था। उसके चारों ओर की लाल लपटें और भी तीव्र हो गईं। उसकी दोनों आंखें खून से लथपथ लग रही थीं, और पहले से सूजा हुआ शरीर और भी अधिक फैलने लगा था। अगला अध्याय। अध्याय 84। 5 अकादमियों की सूची में शीर्ष पर। उसके शरीर के विस्तार के साथ साथ उसकी गति भी बढ़ती गई। एक पल में वह 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के मध्य से शिखर तक आगे बढ़ गया था। इसके अलावा वह अभी भी इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे कि वह 5 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है। छोटे भाई, ऐसा मत करो। मंच के नीचे भीड़ के बीच ली मुयुन शांत रहा था। हालांकि अब उसे अपने छोटे भाई को रोकने के लिए चिल्लाना पड़ा। फिर वह सब कुछ की परवाह किए बिना मंच पर चढ़ गया। इस बीच जब लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे, एक और व्यक्ति भी मंच पर प्रकट हुआ। यह मुख्य शिष्य लिंग यीशुआन था, जो पूरे समय मंच पर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वह सफेद कपड़े पहने हुए थे और अचानक मंच पर आ गए। उन्होंने लियांग फैक्सू को कंधे पर थपथपाया, जो गुस्से में था। लिंग यीशुआन ज्यादा नहीं हिला, हालांकि वह लियांग फैक्सू के साथ कुछ कर रहा था। लियांग फैक्सू मूल रूप से 5 छिद्रित क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर रहा था। अब वह बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था और उसे तुरंत क्रोध की स्थिति से बाहर निकाल लिया गया।
उसका फैला हुआ शरीर सिकुड़ गया और उसके चारों ओर का लाल रंग का प्रभामंडल गायब हो गया। उसकी रक्तवर्ण आंखें सामान्य हो गईं, और उसकी आभा भी 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में कम हो गई। एक बार जब वह क्रोध की स्थिति से बाहर आ गया, तो लियांग फैक्स्यू खुद को संभाल नहीं सका। वह कोमा में चला गया, मानो वह सदमे में था। उस समय ली मुयुन भी मंच पर कूद पड़े। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई को पकड़ लिया। इसके अलावा जल्द ही माननीय गठबंधन के 7 अन्य 5 सदस्य भी मंच पर कूद पड़े। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मार्शल अंकल। ली मुयुन और अन्य सदस्यों ने बड़े सम्मान के साथ लिंग यीशुआन को प्रणाम किया। ये बहुत ज्यादा है। इससे पहले कि आप कोई उपाय खोजें, उसे इस तरह की ताकत से दूर रखें। अन्यथा वह 18 साल की उम्र तक नहीं जी पाएगा। लिंग यीशुआन ने लियांग फेक्सुन को एक दयनीय नजर से देखा, जो अभी भी कोमा में था। फिर उसने कहा, आप केंद्रीय अकादमी के सफेद शर्ट वाले युद्ध हार गए हैं, कृपया तैयारी क्षेत्र में वापस आएं। हाँ, मार्शल अंकल। ली मुयुन और अन्य लोगों को हार की स्थिति स्वीकार करनी पड़ी और वे लियांग फेक्स्यू को उठाकर मंच से चले गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डिंग हाओ लियांग फैक्सू को इस हद तक धकेल सकता है। सूश। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े और मंच पर दिखाई दिए। वे तीसरी पीढ़ी के 3 उत्तराधिकारी शिष्य थे, जो नामात्र के शिष्यों के बीच 5 अकादमियों की प्रतियोगिता के प्रभारी थे। उनमें से यिन यफेई और लुक्यूई बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि वे जुआ हार गए थे। उन चीजों के बारे में सोचकर जो वे खोने जा रहे थे, वे दिल का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर चेंग फेई कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। रेफरी द्वारा परिणाम घोषित करने से पहले वह डिंग हाओ के पास गया और उसके बाएं हाथ को ऊपर उठाया। किसी और के सामने उसने जोर से चिल्लाया, 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का विजेता जाता है। हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी से डिंग हाओ। मंच के चारों ओर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार जयकारे लगाने लगे। खास तौर पर पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले शिष्यों ने एक दूसरे को गले लगाया और उत्साह से जयकारे लगाए। अगर मंच पर 4 मार्शल अंकल नहीं होते, तो वे मंच पर दौड़ पड़ते और डिंग हाओ को हवा में उछाल देते, जैसा कि वे हमेशा करते थे। मंच पर डिंग हाओ अंततः राहत की सांस ले सका। अंततः मैं जीत गया। ... इसके बाद जो कुछ हुआ वह उम्मीद के मुताबिक ही था। डिंग हाओ ने 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का शानदार ताज अपने नाम किया। साथ ही उसकी रैंक भी आसमान छू गई। 2000 से ज्यादा नामात्र के शिष्यों में वह पहले 100वें से नीचे रैंक पर था, और अब वह 21वें स्थान पर था। डिंग हाओ के ऊपर केवल 20 रहस्यमय अद्वितीय प्रतिभाशाली रक्तवंशीय लड़ाके थे। आज से डिंग हाओ 5 अकादमियों में हर नामात्र के शिष्य से आगे निकल गया। वह उनमें से पहला प्रसिद्ध नामात्र का शिष्य बन गया। प्रतियोगिता से पहले यह ऐसी चीज थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ली मुयुन, लियांग फैक्स्यू, लियू कुन, ली लैन और अन्य सभी प्रबल दावेदार हार गए थे। ये क्रूर कुंग फू मार्ग था। चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जो आखिरी व्यक्ति बचा रहता था, वह प्रशंसा और प्रशंसा का पात्र होता था। हारने वाले को सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिला। डिंग हाओ के शानदार प्रदर्शन और ली लैन की कड़ी मेहनत की वजह से ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स ने प्रतियोगिता में 5 अकादमियों में से सबसे कमजोर अकादमी का खिताब छीन लिया। उनका कुल स्कोर केवल सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स के बाद दूसरे स्थान पर था। तीसरा स्थान उत्तरी अकादमी के पीले शर्ट समूह को मिला, जिसके पास लिन शिन और रेन शियाओयाओ का समूह था। दर्शकों की पसंदीदा रही सदन एकेडमी की बैंगनी शर्ट ने चौथा स्थान प्राप्त किया। पश्चिमी अकादमी ऑफ रेड शर्ट्स, जो पूरी तरह से लड़ाई हार चुकी थी, ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार के पद का तात्पर्य ये था कि कल से लेकर महीने के अंत तक सफेद शर्ट वाले केंद्रीय अकादमी को तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से साधना संसाधनों का बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि लाल शर्ट वाले गरीब पश्चिमी अकादमी को दैनिक साधना के लिए न्यूनतम आपूर्ति ही मिलेगी। यह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रतिस्पर्धा की रणनीति थी। इसके अलावा 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का विजेता होने के नाते डिंग हाओ को भारी बोनस मिलेगा। वादा किए गए क्यूई संग्रह गोली, 10 संप्रदाय योगदान अंक और जादू कौशल और मार्शल तकनीक के बारे में पढ़ने के लिए तलवारबाजी हॉल लाइब्रेरी में प्रवेश करने का मौका के अलावा उन्हें 2 अन्य अप्रत्याशित बोनस प्राप्त हुए।
हा डिंग हाओ, ये हम तीनों के बीच एक छोटा सा जुआ है। और चूंकि तुम जीत गए हो, इसलिए मैंने भी दांव जीत लिया है। ये तुम्हारे लिए है। एक शून्य सीमा पत्थर और एक तेज ड्रैगन टैटू वाला फ्लेम सेबर। वे मेरे किसी काम के नहीं हैं, मैं उन्हें तुम्हें उपहार के रूप में दे सकता हूँ। बधाई हो। चेंग फेई खुश हुआ और उसने डिंग हाओ को शून्य सीमा पत्थर और लाल रंग की लंबी कृपाण दे दी, जो उसने येन यफेई और लुक्वी से जीती थी। धन्यवाद, मार्शल अंकल चेंग। शून्य सीमा पत्थर या लाल रंग की लंबी कृपाण के उपयोग के बारे में न जानते हुए, उसने सोचा कि वे मूल्यवान होंगे क्योंकि तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी शिष्यों ने उन्हें दांव के रूप में इस्तेमाल किया था। चूंकि वे उसकी गोद में गिर गए थे, इसलिए वह निश्चित रूप से उन्हें बाहर नहीं फेंकेगा। इस प्रकार, उसने चेंग फी को बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद दिया और उन्हें सावधानी से दूर रख दिया। इसके अलावा, डिंग हाओ अपने मध्य डेंटियन में 6 अतिरिक्त चैनलों को परिष्कृत कर रहा था और कृपाण तकनीक क्यूई का उपयोग कर रहा था। कृपाण अच्छा लग रहा था और उसके लिए बस उपयोगी था। लिंग यीशुआन चुपके से डिंग हाओ को देख रहा था। अभी अभी, उपहारों के मामले में डिंग हाओ की खुले विचारों वाली सोच को देखकर, लिंग यीशुआन ने प्रशंसा में थोड़ा सिर हिलाया। चेंग फेई को बहुत खुशी हुई और उसने डिंग हाओ को उसके उपहार स्वीकार करने के लिए होशियार माना। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल राक्षस क्यू किंगशान उसे पसंद करता था। इस प्रकार, डिंग हाओ के बारे में उसकी राय और भी ऊंची हो गई। वह वास्तव में डिंग हाओ के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था जब उसने सबके सामने डिंग हाओ को भारी उपहार दिया। ये किसी समय काम आ सकता है। हालांकि, यिन यफेई और लुक्वी के चेहरे भयानक लग रहे थे। वे चेंग फेई से नफरत करते थे, और उसकी वजह से, वे डिंग हाओ से भी नफरत करते थे। उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वे क्या करने वाले थे, ये किसी को पता नहीं था। इस तरह 5 अकादमियों की प्रतियोगिता अचानक समाप्त हो गई। अंतिम पुरस्कार समारोह में, डिंग हाओ को लगभग ऐसा लगा कि वह अपने पिछले जन्म में धरती पर वापस आ गया है। हाई स्कूल में मध्यावधि परीक्षाओं के बाद आयोजित हर समारोह में, उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आते थे। शीर्ष 10 व्यक्तिगत और समूह जिनके कुल अंक शीर्ष 3 में थे, सभी को कुछ पुरस्कार मिले। उसी समय, पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के प्रभारी शिक्षक, सन की आदमी वांग ज्यूफेन कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लोगों द्वारा कुचले गए फूल की तरह मुस्कुरा रहे थे। अगला अध्याय। अध्याय 85, औषधि उपहार और जंग लगी तलवार का परिवर्तन। ये भ्रम होना चाहिए। ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में से किसी ने वास्तव में प्रतियोगिता जीती है। और उनका कुल स्कोर दूसरे स्थान पर है। खैर, ये भाग्य होना चाहिए। अगली बार तुम चूहों का झुंड इतना भाग्यशाली नहीं होगा। निंदक आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। वह आदमी वाकई जानता था कि लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। इसलिए, उस समय, डिंग हाओ समेत, लगभग सभी पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्य उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। परंपरा के अनुसार, जश्न मनाने के लिए पार्टी होनी चाहिए थी। लेकिन, चूंकि डिंग हाओ खेल में बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए, उस रात, ग्रीन शर्ट की ईस्टर्न अकादमी ने पार्टी रद्द कर दी। इसके बजाय, डिंग हाओ को वांग शियाओकी और झांग फैन द्वारा नंबर 8 कोर्टयार्ड में वापस ले जाया गया। रास्ते में डिंग हाओ कई लोगों से मिला, जिन्होंने उसे गर्मजोशी से बधाई दी। उनमें जियाओ चेंगक्सुआन, ली क्यानायांग और अन्य पुराने दोस्त थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक बार तलवार सफाई तालाब पर हुई थी। हालांकि, डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ कि गर्वित और गुस्सैल ली येरुओ भी अपनी चचेरी बहन के पीछे पीछे आ गई। वह अभी भी गर्वित दिख रही थी और पूरे समय अपनी आंखें मूंदे रही थी। उसने वास्तव में डिंग हाओ से कुछ नहीं कहा, और डिंग हाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे इस बात का अफसोस होना चाहिए कि मैं फाइनल में लियांग फैक्स्यू से नहीं हारी। नंबर 8 कोर्टयार्ड के सामने, डिंग हाओ फिर से आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह ली लैन से टकरा गया, जो कुछ समय से यहां इंतजार कर रही थी। हालांकि ली लैन कुछ हद तक लड़कियों जैसी दिखती थी, लेकिन वह अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी थी। डिंग हाओ को आते देख, उसने भावशून्यता से डिंग हाओ की हथेली में एक जैड की बोतल थमा दी। बोतल से अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर, उसने कहा, हीलिंग पोशन। अगर तुम अकादमी के प्रमुख बनना चाहते हो, तो पहले खुद को ठीक करो। मैं किसी अपन के साथ किसी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहता।
इसके बाद वह बिना कुछ कहे चले गए। अपनी हथेली में सियान जेड की बोतल को देखते हुए डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये ली लैन काफी दिलचस्प है। अचानक डिंग हाओ को लगा कि उस ठंडे और लड़कियों जैसे युवक में कुछ मूल्यवान था, कुछ ऐसा जिसे लोगों के लिए खोज पाना कठिन था। इसमें क्या है? क्या ये जहर है? वांग शियाओकी ने संदेह से बोतल की जांच की और डिंग हाओ को याद दिलाया। वरिष्ठ भाई डिंग, ये लड़का गुप्त रूप से और सार्वजनिक रूप से आपके खिलाफ रहा है। उसने जो चीजें आपको भेजी हैं, उनसे सावधान रहें। झांग फैन ने वांग शियाओकी से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। डिंग हाओ ने उन दोनों को टोका और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? फिर उन्होंने आंगन का दरवाजा खोला। तीनों के आंगन में प्रवेश करने के बाद वांग शियाओकी ने पहले हंसते हुए सोने के नोटों का एक ढेर निकाला और उन्हें डिंग हाओ को दे दिया। उसने कहा, वरिष्ठ भाई डिंग, ये आपके लिए है। क्या? तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा प्रमाणित सोने के नोट। 40,000 सोने की किस्तों के बराबर। डिंग हाओ चौंक गया। इतने सारे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ठीक है, झांग फैन, आकर सीनियर भाई डिंग को समझाओ। वांग शियाओकी ने मुंह बनाते हुए आदेश दिया। झांग फैन को शुरू से लेकर आखिर तक सोने के नोटों के बारे में विस्तार से बताना पड़ा। फिर उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई डिंग, इन्हें ले लो। शियाओकी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अब जब तुमने 5 अकादमियों की प्रतियोगिता जीत ली है, तो भविष्य में तुम ध्यान का केंद्र बनोगे। तुम्हें खेती के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। डिंग हाओ ने सोने के नोटों को मुट्ठी में भर लिया, पहले वांग शियाओकी को देखा, फिर झांग फैन को। उसने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं सोने के नोट ले लूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। वांग शियाओकी और झांग फैन दोनों उत्साह से उछल पड़े। आखिरकार वे राहत की सांस ले पाए। शुरू में उन्होंने कल्पना की थी कि डिंग हाओ शायद स्वीकार करने से इनकार कर देगा। अब सब कुछ ठीक था। डिंग हाओ ने सोने के नोट ले लिए थे और इसका मतलब था कि डिंग हाओ वास्तव में उन्हें भाई मानता था। अपने नंबर 1 कमरे में वापस आकर डिंग हाओ ने खिड़की के फ्रेम से होकर आती चांदनी को देखा और सब कुछ बहुत शांत था। फिर उसने अपने पुरस्कार, शून्य सीमा पत्थर और लाल रंग की लंबी कृपाण को अपने कमरे में रख दिया। उसने उन्हें तुरंत चेक नहीं किया। इसके बजाय वह बाहरी हॉल में वापस गया और खुद को ठीक करने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया। भयंकर युद्ध के बाद डिंग हाओ पर 100 से ज्यादा घाव हो गए थे। हालांकि उसे सिर्फ त्वचा पर चोट लगी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया था। उसका चेहरा ही एकमात्र चीज बची थी। हालांकि उसने कृपाण और तलवार की संतत्व प्राप्त की थी और वह आसानी से ठीक हो सकता था, फिर भी उसे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत थी। हॉल में डिंग हाओ ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर नग्न अवस्था में कुशन पर पैर मोड़कर बैठ गया। खैर, छोटा लड़का डिंग जब लड़ता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तलवार मास्टर ने डिंग हाओ के मन में झुंझलाहट से टिप्पणी की। सेबर मास्टर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, अच्छी तरह से निर्मित छाती की मांसपेशियां और सिक्स पैक एब्स। आह, मुझे लगता है कि मैं प्यार में पड़ रहा हूं। उन्हें चिढ़ाते हुए सुनकर डिंग हाओ को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ऐसा नहीं था कि वह 2 महान पूर्वजों को रोकने के लिए कुछ कर सकता था। अंत में उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी त्वचा पर लगी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह अपनी क्यूई का इस्तेमाल करता, डिंग हाओ ने ली लैन द्वारा दी गई सियान जेड की बोतल निकाली। उसने कॉक खोला और फिर एक प्यारी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सिर्फ एक सूंघने से डिंग हाओ को पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि यह उपचार औषधि बहुत मूल्यवान है। जेड की बोतल हथेली के आधे हिस्से जितनी बड़ी थी। यह पारदर्शी और चिकनी थी, जो मूर्ति के अच्छे कौशल को दर्शाती थी। चांदनी दुर्लभ और प्रीमियम सियान फ्रॉस्ट जेड से परावर्तित होती थी। इस तरह की सामग्री औषधि को पूरी तरह से संरक्षित कर सकती थी। बोतल के अंदर जेड हरा तरल था, जो अमृत की तरह क्रिस्टल साफ था। डिंग हाओ ने थोड़ा सा तरल पदार्थ निकाला और उसे अपनी चोटों पर लगाया। तुरंत ही उसे अपनी त्वचा पर ठंडक और ताजगी का एहसास हुआ। उसकी बर्फ और बर्फ की क्यूई के साथ मिलकर चोटें इतनी तेजी से गायब हो रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था।
इसके अलावा उसे अब कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। इतनी शक्तिशाली प्रभावकारिता। केवल इस समय डिंग हाओ को एहसास हुआ कि ली लैन कितनी उदार थी। उसने जो औषधि दी थी वह निश्चित रूप से दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि थी और बहुत सारे पैसे से भी खरीदना मुश्किल था। ये बात ध्यान में रखते हुए डिंग हाओ ने अपने हाथ रोक लिए। वह अपनी त्वचा की चोटों के लिए जीवन रक्षक औषधि का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। इस तरह के घाव उसकी क्यूई और कृपाण और तलवार की अपनी पवित्र शक्ति की मदद से आसानी से ठीक हो सकते हैं। उसे अपनी छोटी मोटी चोटों पर इतनी कीमती दवा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा, कौन जानता है, शायद मुझे भविष्य में इसकी जरूरत पड़े। इस प्रकार उसने बोतल नीचे रख दी और निचले डेंटियन में अपनी बर्फ और बर्फ क्यूई को डालना शुरू कर दिया। उसने इसे शाओइन प्रथम चैनल ऑफ हैंड में 2 छिद्रों के बीच भेजा और धीरे धीरे क्यूई को प्रसारित किया। 3 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद, हालांकि डिंग हाओ ने अपने क्यूई क्षेत्र में सफलता नहीं पाई, लेकिन उसने क्यूई के उपयोग और नियंत्रण पर अपने कौशल को बढ़ाया। उसने अपने पुराने स्व को पार कर लिया था और एक नया स्तर हासिल कर लिया था। बर्फ और हिम क्यूई मेरिडियन चैनल में उमड़ पड़े। चेतना सागर छिद्र और जीवन नदी छिद्र जेड की तरह चिकने थे। वे सितारों की तरह रहस्यमय लग रहे थे और असाधारण शक्ति धारण किए हुए लग रहे थे। छिद्रों से बिखरी हुई रोशनी निकल रही थी। ये 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने का संकेत था। इसके बाद डिंग हाओ अपने मध्य डेंटियन में 6 अतिरिक्त चैनलों की अपनी कृपाण तकनीक क्यूई को परिष्कृत करता रहेगा। जब उसकी कृपाण तकनीक क्यूई 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, तभी उसका शाओइन प्रथम चैनल ऑफ हैंड 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। उस समय डिंग हाओ ने कुछ अजीब बात नोटिस की। अच्छा, यह क्या है? जंग लगी तलवार बदल गई। जंग छिल गई। ये कब हुआ? चांदनी के नीचे डिंग हाओ की आंखों में एक पीली रोशनी की लकीर चमकी। आश्चर्य में उसने पाया कि पहले से जंग लगी तलवार पर जंग चमत्कारिक रूप से छील गई थी और तलवार का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था जो ठंड या सफेद रेशम की तरह चमकदार था।